अस्सलाम वालेकुम जी। बजट के ऊपर हमारे वीलॉग का ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले का दूसरा वीलॉग है। पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव ग्रोथ आज 72 साल की तारीख में ये दूसरी मरतबा है। पहली दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ कब हुई थी, ये आपको सोचने की बात है। पहली दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ 1951 में हुई थी। 1951 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ क्यों हुई थी, यस, वो ज़रा सोचने की बात है। 1947 के अंदर जब पंजाब और उधर जो था मुंबई से लोग कराची आए और कराची से लोग जो थे वो मुंबई चले गए। कराची से ज़्यादा लोग नहीं गए इंडिया, क्योंकि कराची में मेजॉरिटी जायदादें जो थीं वो तो पारसी हज़रात की थी और उधर जो थी वो हिंदुओं की कम जायदादें थीं। पंजाब की साइड पे चूँकि बिज़नेस को वो डोमिनेट करते थे तो उनके पास जो थे वो पर्सनल एसेट्स भी ज़्यादा थे, तो पंजाब से वो माइग्रेट कर गए। तो इस दौरान फिर वो रीसेटलमेंट कमीशन और वो सारा कुछ बना, फिर जाके 50 के करीब कोई दोनों ममालिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, जिसके जवाब के अंदर फिर दोनों ममालिक के लोगों को जाके तो अपने एहसासों को लुक आफ्टर करने का मौका मिला। और अगर कायद आज़म भी जिंदा रहते तो वो भी जाके अपना मुंबई वाली जिना रेजिडेंसी क्लेम कर लेते, लेकिन वो उससे पहले इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए या उनको कत्ल कर दिया गया। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ या उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ या उस सोच से ताल्लुक़ रखता हूँ कि कायद को कत्ल किया गया जिस तरह उनकी हमशीरा मोहतरमा को कत्ल किया गया। खैर वो अलग मौजू है, किस दिन इस पर बात करेंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ से लोग आए, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे अपने एसेट्स कौड़ियों के मोल बेचे। मतलब बड़ी बड़ी जायदादें और हवेलियाँ जो थीं वो उस वक्त वो कहते हैं कि 200 100 रुपए के अंदर बिकी, लेकिन बिकी और उनके अगेंस्ट जो प्रोसीड जो थी वो उन लोगों को दी गई और वो लोग यहाँ से उन्होंने वो सरमाया वापस मुंतकिल किया। ज़ाहिर है उन्हें वहाँ पे भी तो कौड़ियों के मोल ही मिली होंगी ना, अगर ये हुआ होगा तो वो उसके बाद फिर सेटलमेंट कमीशन वो सारा कुछ आता है। यानी कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम जो थी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो 50 और 51 के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी से निकली। तो पाकिस्तान की इकॉनमी ने नेगेटिव ग्रोथ शो की और उसके बाद अब हुआ है 2020 के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी नेगेटिव में गई है। मेरा मतलब है कोरोना का तो बहाना आगे माली साल के 9वें महीने में हमें लब्बा है ना, मतलब 9.5 महीने के बाद लब्बा है ना। हालात उससे पहले भी नोज डाइव वाले शुरू हो चुके हुए थे। यानी पूरे साल के अंदर जो बैंकों से निजी शोबे का जो कर्ज लेना है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर क्या उसे कहते हैं फंड जो है वो नेगेटिव में है। यानी लोगों ने जो बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, लोगों से मुराद इंडस्ट्री लेती है ना जी, वो इंडस्ट्री ने वापस ज्यादा किए हैं और नए कम लिए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ ये इंडिकेटर होते हैं ना, तो नेगेटिव ग्रोथ क्यों हुई है। अब सोचने की बात ये, और मैं आपको इस पे दावत दे रहा हूं सोचने की, कि अब पाकिस्तान की मईशत से पैसा कौन शिफ्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर हमारी मईशत नेगेटिव में गई है। इसके अलावा और कोई नहीं है मईशत के नेगेटिव में जाने का। हमारे ऊपर बड़े बुरे हालात रहे हैं। आलमी एटमी धमाके करने के बाद हमारे ऊपर आलमी पाबंदियां लग गई थी यार। हमारी मईशत तो उस वक्त नेगेटिव में नहीं गई थी, उस वक्त हमने 1.5-2% ग्रोथ रेट निकाल मारा था। ये जो नेगेटिव ग्रोथ हमने शो की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ से बहुत सारा पैसा शिफ्ट हुआ है। और वो जिस तरह वो कहते हैं ना वो पटेल साहब वो कराची वाले कि दाएं तरफ देखो तो शुगर माफिया है और बाएं तरफ देखो तो आटा माफिया है। ये जो बाहर पैसे ट्रांसफर करने वाले, मैं जाती इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये भी दाएं बाएं बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना है। खैर हम आगे चलते हैं और अगला पॉइंट उठाते हैं इसका। वो ये है जी कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो हमारा ग्रो करेगा 0.7% के हिसाब से, ठीक है, जो हमने पिछले गुज़िश्ता वीला के किस्त में बताया। लेकिन हमने सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 2.6 पे मुकर्रर कर दी। यानी जब मैन्युफैक्चरिंग चलती है तो
پھر سروسز سیکٹر چلتا ہے نا. جب مینوفیکچرنگ ہی نہیں چلے گی تو سروسز تو دڑام سے نیچے گر جائے گی نا. سروسز کے چلنے کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا پھر. ٹھیک ہے نا بھائی, جب کسان کی فصل بکے گی اچھے نرخوں کے اوپر اور اگلی فصل کے لیے پیسے نکال کے اس کے پاس ایک معقول اماؤنٹ بچے گی, تو وہ پھر کسی سوچے گا نا کہ میں بچوں کو لے کے تو مری سے ہوا ہوں یا میں بچوں کو لے کے تو سوات سے ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ اگلی فصل کے لیے ان پٹس میں ہی اس کی گزشتہ فصل کے سارے پیسے لگ جائیں گے اور باقی پیسوں سے وہ دیکھے گا کہ یہ 6 ماہ کا روٹی کا خرچہ ہی چلتا ہے, تو پھر باقی عیاشی تو نہیں کرے گا نا. وہ ملتان میں جو پوا بیائی ہوئی ہے اس کو تو ملنے نہیں جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. وہ سکون سے گھر میں بیٹھے گا کہ یار پیسے ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو بچے کو اس نے پڑھانا تھا, سروس سیکٹر, ایجوکیشن بھی سروس سیکٹر میں آتی ہے, اور شہر بھیج کے پڑھانا تھا, وہ کہے گا یار تم ادھر گاؤں کے اسکول میں ہی اور کالج میں ہی پڑھ لو, شہر جانے کی ضرورت نہیں. تو وہ سروس سیکٹر نہیں فلرش کرے گا جب تک مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ گروتھ نہیں آئے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ سرکاری ملازمین. ٹھیک ہے. تو افراد در 14% ہے اور تنخواہ آپ نے ان کی بڑھائی نہیں ہے, ان کی تو نیگیٹو گروتھ ہو گئی نا, ان کی تو تنخواہ میں 14% کٹوتی لگ گئی نا, تو وہ بھی خرچ نہیں کریں گے, وہ بھی اپنے دن پورے کرنے کے لیے جو ہے ان ریسورسز کو استعمال کریں گے. تو سروسز سیکٹر کی گروتھ نہیں ہوگی. ہاں وزیر اعظم صاحب نے کھول دیا ہے, وہ ٹورزم کھول دیا ہے, تو گھر سے نہ نکلیے گا, لیکن ٹورزم سیکٹر کھول دیا انہوں نے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چمتکار ہو جائے, کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب ایک سے ایک بونگا ہے, میں پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو نشاندہی کرتا جا رہا ہوں. اچھا, اس وقت جو اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر بتایا گیا ہوں, اگلا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ اس وقت پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں, پی آئی ہو گیا, پاکستان اسٹیل مل ہو گیا, بدنام ترین ریلوے ہو گیا, اور دیگر 34 محکمے ہیں جی. ٹھیک ہے. پھر ان کے آگے سب محکمے آتے ہیں, اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں. 34 بڑے یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے سال کا کتنا کھاتے ہیں؟ جو اکنامک سروے کے اندر آیا اس سال فگر 1150 ارب روپیہ. اور میرے ہونہار بروا جو ہیں حماد اظہر, میاں صدیق اظہر کا جو لونڈا ہے, وہ فرماتا ہے کہ اپنی تقریر میں کہ 1300 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے یہ 150 ارب اس نے نکال کے کہیں اور کا اپنا خسارہ پورا کرنا. حماد اظہر صاحب کی بھی تھوڑی سی طبیعت صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 1300 ارب روپے انہوں نے مینشن کیا اپنی تقریر کے اندر. یار ہے کوئی مذاق ہے؟ وہ میں پورا فکرانی کہ وہ والا لفظ چھاڑ دیتا ہے, وہ ایک مذاق ہے کہ ادھر چھپا ہوا ہے 1150 ارب روپیہ اور یہاں پہ تم 1300 ارب کہہ رہے. ہم 1300 ارب لے لیتے ہیں جی, فیس آف اٹ لیتے. اچھا, 1300 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کھا جاتی ہیں, تو آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ ان کے اندر بہتری لائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو ایفیشینٹ مینجمنٹ کی طرف لائیں گے. آپ کے پاس تو 200 ماہرین کی ٹیم تھی جس نے آگے معاملات سنبھال لینے تھے اور اس لیول تک سنبھال لینے تھے, تو کہاں گئی وہ ٹیم؟ ٹھیک ہے. آپ کا پی آئی اے کا چیئرمین ملتا ہے جا کے پرائم منسٹر کو اور ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے روزانہ 6 ارب روپے کا لاس ہو رہا ہے, ہر مہینے 6 ارب روپے کا لاس ہو رہا ہے. کہاں گئی وہ ایفیشینٹ ٹیم؟ یہ تو بڑی پمپ اینڈ شو کے ساتھ یہ ٹیم ہے, جو پوری برات اتری ہوئی ہے بھائی پی آئی اے کے اندر. تو ہے تو بڑے باجے شاجے تھے اور بڑے بڑے بومپو تھے, اس کے بڑے بم شم پھوڑے گئے تھے جب یہ برات آئی تھی پی آئی اے کا رشتہ لینے کے لیے. تو وہ 6 ارب روپے مہینے کا لاس ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں, کتنا تو کھا رہے ہیں یار, ویسے آپس کی بات. تو خیر یہ جی ایک اور بات ہو گئی. اب کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر آ جائیں جی. ٹھیک ہے, ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہو جائے گا, چھاڑ دینے. آگے آئے. حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم نے, حکومت ایک وقت میں 200 باتیں کہہ رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جنوری یا فروری کی بات ہے, کوئی سیمینار تھا اسلام آباد, اور اس کے اندر جناب حضرت قبلہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے اس سال 3500 ارب روپے کا سود ادا کرنا ہے, یا قرض ادا کرنا ہے, واپس کرنا, ری پے کرنا. ہم نے مان لیا.
हमारा सर कहता है जी हमने इस दफा 5,000 अरब रुपए का सूद अदा किया है, 1,500 अरब का ही फर्क पा देता ही। और हमारा सर तकरीर करके बाहर निकला है तो हफीज शेख ने जियो को इंटरव्यू देते को है कि हमने इस साल 2,900 अरब रुपए का सूद अदा किया है। अब पता नहीं 3,500 का फिगर ठीक है, 2,900 का ठीक है, ये 5,000 का ठीक है। इसके ऊपर मुझे लतीफ़ा याद आया, और वो हमारा सर कितना एफिशिएंट है और कितना तेज़ है इसका अंदाज़ा आप इससे करें कि वो एक साहब जो थे वो उनकी बेगम फौत हो गई, तो वो बेगम को दफना के वापस आए, तो छोटा भाई जो था, देवर जो खातून का था मरहुमा का, वो पूछने लगा कि भाईजान भाभी होनी जनता से तो पहुँच गए होने ने। तो वो जब मियाँ थे ना, ज़ाहिर है उसने गुजारा किया था उसके साथ 30-40 साल, तो उसने आगे से कहा जिन्नी वो तेज सी ना वो तो जनता तो भी आगा टप गई होनी है, यानी जितनी वो तेज थी वो तो जन्नत से भी आगे गुजर गई होगी। तो जितनी हमारा तो तेज है ना वो 3,500-2,900 के दरमियान घूम रहा है पीछे, ठीक है। और मियाँ हजरत उर्फ अज्जू का पुत्र कहता है कि अजी 5,000 रुपया अदा कर देता है। मामा 5,000 तो इकट्ठा नहीं होया थोड़े को अदा तो कर देता जी। 3,900 अरब रुपया इकट्ठा करन दे उत्ते दंदल पई हुई है नहीं, तो 5,000 कितों अदा कर देता तुसी। कोई बंदा झूठ बोलने लगे, छड़न लगे, हाँ आप तुसी कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि जनाब हमने नया कर्ज लेके तो पुराना कर्ज अदा किया है। तो अब पता नहीं शेख साहब का पहले वाला फिगर ठीक है, हफीज शेख साहब का जो है वो दूसरा फिगर ठीक है, या आपका फिगर दुरुस्त माना जाए, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन दुरुस्त कह रहा है। हो सकता है दोनों ही दुरुस्त कह रहे हो और हो सकता है दोनों ही झूठ बोल रहे हो। तो खैर ये भी एक डिस्क्रिपेंसी इस बजट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको नजर आती है। अच्छा जी, एक और इन्होंने गलत बयानी की है इसके अंदर, और वो ये कि हमने मईशत को B3 नेगेटिव में से निकाल के B3 पॉजिटिव में लेके आए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, मत मारी गई, अकल घास चरने चली गई है। अरे मियाँ ये B3 नेगेटिव जो थी ये आपके करतूतों की वजह से हुई थी, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि B3 नेगेटिव से निकल के पहले ये न्यूट्रल होती है, फिर पॉजिटिव में जाती है, और पॉजिटिव में नहीं गई, दोबारा पढ़, वो जाके ऑनलाइन पढ़ी हुई है मूडीज की वो प्रेस रिलीज, ठीक है। वो हजूर वो दोबारा जाके पढ़े, आपको ऐनक की जरूरत है, ठीक है। आप मास्क लगाने की बजाय ऐनक लगाया करें, आप ऐनक से पढ़ें, आपको पता चले कि वो B3 न्यूट्रल की है उन्होंने, और अभी तक वहां पे रखी हुई है, और तब तक वहां पे रहेगी जब तक आप FATF की ग्रे लिस्ट में से बाहर नहीं निकल आते। और आप उस टास्क फोर्स के हेड हैं, और आपकी अब तक की करतूतों के बायस हम वहां पे अटके हुए हैं, और एक एक अमल का हिसाब देने के ऊपर मजबूर है। हमने अपनी सॉवरेनिटी प्लेज की हुई है हमारा सर, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इनएफिशिएंसी की वजह से, तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। तुम्हारी डिग्रियों को हमने चाटना है जब तुम रिजल्ट नहीं निकाल के देते हो, ठीक है, और ऊपर से झूठ बोलते हो, और असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोलते हो कि तुम्हारा हिसाब भी ना हो सके। खैर ये जनाब अच्छा एक और उसने झूठ बोला यार, मैं क्या करूं अब, कि जनाब इस पूरे बजट के अंदर, इस पूरे माली साल के अंदर, माली साल जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ और 30 जून 2020 को खत्म होगा, इसमें हमने एक भी ज़िमनी ग्रांट या एड, वो ज़िमनी ग्रांट जो है या ज़िमनी डिमांड जारी नहीं की। बंदा कोई शर्म ही कर लेता है। ये गूगल वाली तानिया को जो 420 लाख रुपए दिए थे, ये क्या थे, ठीक है। को बंदा अपने डॉक्यूमेंट ही पढ़, खैर आपका तो वो शोभा ही नहीं है, वो तो शेख ने जो कुछ आपको लिख के दिया कि जनाब मैं तो अपने हिस्से का झूठ बोल बैठा हूँ। वो पुराने जमाने में हमारे दादा अब्बा सुनाया करते थे कि उनके यहाँ ना एक मिरास वो रहता था, जुल्हा रहता था। तो दादा कहते हैं कि उसने आना सुबह सुबह उठ के तो कहना है कि याद मौलवी नज़ीर भाभी तेरी जड़ी है ना पेके गई हुई सी तो झूठ दियां पंडा बन के ले आई है,
ਤੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਕੀ ਜੋ वो बांटने गई है, तो वापस आती है तो कोई पानी का सिलसिला कार। तो ये उसने कहा कि अभिषेक ने कहा मेरे हिस्से के झूठों की तो कोटा मुकम्मल हो गया, अब तू बोल। तो इसको लिख के दे दिया। तो ओ भाई वो 420 लाख तो हमने अपनी आंखों से देखे यार, इसी स्टूडियो में बैठ के हमने 20 लाख रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। तो और पूरे मीडिया के ऊपर शोर पड़ गया। ना किया करें ऐसे, देख लिया करेंगे आपके यहाँ डॉक्यूमेंट क्या है। ये जो दूसरा व्लॉग भी हमारा टाइम खत्म हो गया, हम चाह रहे हैं कि जरा क्रिस्प रहे, तो छोटे छोटे करके रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बजट पूरा कवर हो जाए, आपको एक एनलाइटमेंट मिल जाए। आखिर में आखिरी जो व्लॉग होगा हमारा, वो हम आपको बताएंगे कि वे आउट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लेकिन उससे पहले जरा चित्रौल की इजाजत होनी चाहिए ना जी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।